दोस्तों, एक कहानी आपने शायद सुनी होगी कि एक जज साहब थे और उन्हीं को ही फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया गया था क्योंकि उन्होंने अपनी 3 जवान बेटियों का और अपनी पत्नी का कत्ल किया था। लेकिन दोस्तों, जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने ऐसा काम क्यों किया, तो दोस्तों वो फांसी के तख्ते पर जाने तक और चढ़ने तक भी ये बात किसी को नहीं बताए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्यों उन्होंने अपने परिवार का खात्मा कर दिया। और उनके जाने के साथ ही ये राज भी इस दुनिया से चला गया। लेकिन दोस्तों, उनके जाने के 50 साल बाद आज इस राज से पर्दा उठाने वाले हैं इस कहानी में कि आखिर उन्होंने ऐसा बड़ा कदम क्यों उठाया। क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बताने के काबिल नहीं होती, और शायद यही बात थी जो जज साहब किसी को बता नहीं पाए। यहाँ तक कि फांसी पर चढ़ गए फिर भी नहीं बता पाए। तो दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही रोचक होने वाली है, बहुत ही हैरान कर देने वाली एक कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है असम की। एक जज साहब होते हैं जिनका नाम होता है उपेंद्र नाथ राजखोआ। उनके परिवार में 4 लोग थे। उनकी पत्नी पुतनी राजखोआ, बेटी निर्मली राजखोआ जिसने एमए कर रखा था, उसकी शादी होने वाली थी। उससे छोटी जो थी जोनाली राजखोआ, उसने बीएससी कर रखा था। सबसे छोटी बेटी जो थी उसका नाम रूपलेखा होता है, वो भी कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी। दोस्तों, बात है 1969 की, जब उनके सर्विस में मात्र कुछ ही दिन बचे थे तो उनका ट्रांसफर धुबरी के सेशन कोर्ट में होता है। धुबरी जो है एक डिस्ट्रिक्ट है असम का, वहां पर होता है। उन्हें एक बंगला अलॉट किया जाता है, लेकिन बंगले में जो पुराने जज थे वो अभी रह रहे थे। उन्होंने बंगला खाली नहीं किया था, तो इसीलिए वो कुछ दिन के लिए बंगला खाली होने तक सरकारी सर्किट हाउस में रुकते हैं, यानी कि गेस्ट हाउस में रुकते हैं, जो कि बड़े बड़े अधिकारियों का आवास होता था। तो कुछ दिन के लिए उसमें रुकते हैं और फाइनली जो है वो अपने बंगले में आ जाते हैं। बंगले में आने के कुछ ही दिन बाद 2 फरवरी 1970 को उनको रिटायर होना था। अब दोस्तों, जो उनका परिवार था वो गुवाहाटी में रहता था। गुवाहाटी में उनके एक साले साहब थे जिनका नाम बरदा शर्मा होता है। वो भी डीआईजी थे, डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ जनरल पुलिस होते थे। वो जो है उनकी जो बेटियां, उनकी पत्नी थी, उन्हीं के घर पर ही रहती थी। क्योंकि दोस्तों, जो जज साहब थे उन्हें बार बार इधर उधर अपनी नौकरी के लिए उनका ट्रांसफ़र होता रहता था, इसीलिए बेटियों की पढ़ाई के लिए वो अपने मामा के घर ही रहती थी। उनका गुवाहाटी में भी एक घर था, लेकिन उस घर को उन्होंने किराए पर चढ़ा रखा था कि ताकि उस घर की देखभाल भी होती रहे और उससे कुछ किराया आता रहे। तो इस तरीके से उनका सब कुछ चल रहा था। तो दोस्तों, अब 2 फरवरी 1970 को जज साहब रिटायर हो जाते हैं। इस रिटायरमेंट के मौके पर उनकी पत्नी और तीनों बेटियां भी गुवाहाटी से उनके साथ आ जाती हैं रहने के लिए। कुछ दिन वो लोग रहती हैं, लेकिन 8 और 9 फरवरी के दिन बेटियों का चूंकि कॉलेज था, दोनों बेटियां जो थी छोटी वाली, तो उनको वो जो है अपने मामा के घर, उनके मामा के घर भेज देते हैं कॉलेज की पढ़ाई के लिए। और अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ वो उसी बंगले में रहने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, अपने साले को कहते हैं कि अब मैं कभी भी अपने घर में आ सकता हूँ, गुवाहाटी वाले घर में, तो आपने जो किराएदार रख रखा है उससे आप बंगला खाली करवा दीजिए। अब दोस्तों, फिर जो है 8 तारीख को जो बेटियां गई थीं, फिर 14 फरवरी को वो फ़ोन कर देते हैं कि जो मेरी बेटियां हैं उनको आप हमारे पास भेज दीजिए, क्योंकि हम लोग घूमने के लिए दार्जिलिंग जा रहे हैं। अब उनके साले को ये बात हजम नहीं होती, बोलते हैं कि बेटियों का एग्जाम है, पेपर है, पढ़ाई में लगी हैं और कहाँ वो जाएंगी। चूँकि दोस्तों उस समय टेलीफोन हुआ करते थे, मोबाइल तो था नहीं, बंगले में टेलीफोन था, उसी से बातचीत हो जाती थी। लेकिन अब वो जिद पकड़ने लगे। लड़कियों ने भी कहा कि हम नहीं आएंगे पापा, हमारा पेपर है, पढ़ाई का प्रेशर है। लेकिन वो जिद पकड़ने लगे और अंत में उन बेटियों को आना पड़ा। अब उन्होंने अपने साले से फिर कहा कि आप मेरा जो घर है वो खाली करवा दीजिए, क्योंकि मैं रिटायर हो चुका हूँ, ज़्यादा दिन से बंगले में रह नहीं सकता, मैं कभी भी आ सकता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब दोस्तों, 24 फरवरी को फिर इन्होंने अपना घर खाली करवाने के लिए कहा, तो घर उसी दिन उन्होंने खाली करवा दिया। 25 फरवरी को साले साहब जो थे बरदा शर्मा, वो अपने जीजा को फ़ोन लगाते हैं ये सूचना देने के लिए कि जीजा जी, आपका घर जो है वो किराएदार खाली कर चुका है, अब आप आकर रह सकते हैं। लेकिन जब वो फ़ोन लगाने लगे तो फिर जज साहब ने, यानी कि उपेंद्र नाथ राजखोआ जो कि पूर्व जज हो चुके थे, उन्होंने टेलीफोन नहीं उठाया। अब वो दिन भर फ़ोन लगाते रहे, इन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। फिर अगले दिन फ़ोन लगाया, फिर नहीं उठाया। दोस्तों, ऐसे ऐसे काफ़ी समय बीत गया।
इन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। अब बरदास शर्मा की ना तो उनके भांजियों से बात हो रही थी, ना तो बहन से बात हो रही थी। वो उधर परेशान थे। उनकी पत्नी जो थी शर्मा की, वो भी परेशान थी कि क्या हो गया उनकी ननद के साथ। लेकिन दोस्तों वो सोचते ही रह गए। इधर इन लोगों ने फ़ोन नहीं उठाया। 13 अप्रैल को एक लेटर लिखा गया उपेंद्र नाथ राजखोवा की जज साहब के तरफ से। वो लेटर जो है बरदास शर्मा को मिलता है। उसमें उन्होंने लिखा था कि मेरी बेटियां जो हैं वो दिल्ली चली गई हैं, मेरी पत्नी दिल्ली चली गई है, वो लोग आ नहीं रहे हैं, अब मैं भी बंगला खाली कर रहा हूँ, फाइनली मैं दिल्ली जा रहा हूँ। बरदास शर्मा ने वो लेटर पढ़ा और उसके बाद दिल्ली में भी कुछ रिश्तेदार थे, चूँकि ये बहुत बड़े अधिकारी थे तो इनके रिश्तेदार ज़्यादातर दिल्ली वगैरह में ही थे। वहाँ पर ये फ़ोन करते हैं कि क्या राजखोवा परिवार वहाँ पर गया है, तो किसी रिश्तेदार को इस बात की जानकारी नहीं थी। वो सारे लोग कहते हैं कि नहीं, वो लोग तो यहाँ पर नहीं आए। अब वो गुवाहाटी में भी नहीं थे, दिल्ली में भी नहीं थे, तो आखिर वो थे कहाँ? ये सोचकर बरदास शर्मा परेशान हो जाते हैं। अब दोस्तों मार्च बीत जाता है, अप्रैल आ जाता है। आखिरकार बरदास शर्मा धुबरी जाने की सोचते हैं और फिर वहाँ जाते हैं, उस बंगले पर जाते हैं जहाँ पर कि वो ठहरे हुए थे। लेकिन वहाँ पर जाकर पता चलता है कि 15 अप्रैल को ही जो जज साहब थे वो अपना ये बंगला छोड़कर जा चुके हैं और यहाँ पर कोई खबर नहीं है। उन्होंने सिलीगुड़ी एक्सप्रेस पकड़ा और उसके बाद चले गए और उनके साथ उनका परिवार नहीं था, परिवार पहले ही जा चुका था। अब ये पता नहीं कि वो कहाँ पर गए हैं। दोस्तों उसके बाद वो काफ़ी निराश हो जाते हैं। बरदास शर्मा को कुछ पता नहीं चलता। वापस वो आ जाते हैं गुवाहाटी अपनी ड्यूटी पर। लेकिन फिर वो अपने स्तर से ढूंढने की कोशिश करते हैं, कहीं पता नहीं चलता। अंत में जून में वो एकदम दृढ़ निश्चय करके आते हैं कि चाहे जो हो वो अपनी बहन और भांजियों का पता लगाकर ही रहेंगे और बहनोई का भी पता लगाकर रहेंगे कि ये सारे लोग कहाँ पर हैं। जब आते हैं उस बंगले पर फिर जाते हैं। बंगले में जो नए जज साहब थे NK चौधरी साहब, वो आ चुके थे और उनसे पूछते हैं, अपनी परेशानी बताते हैं कि मेरे जीजा थे, ऐसे ऐसे सब बात हुआ है, पता नहीं कहाँ पर हैं। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, आप जो है वहाँ पर जाओ जहाँ पर वो काम करते थे, कोर्ट में जाओ। वहाँ पर जो स्टाफ है उनसे पता चलेगा जिनके साथ वो जो उनके साथ काम करते थे। तो वहाँ पर जो है जाते हैं जब बरदास शर्मा जी, तो वहाँ पर 2 लोग उनसे मिलते हैं, एक गोलक शर्मा और एक जो है जयप्रकाश चक्रवर्ती। गोलक शर्मा और जयप्रकाश चक्रवर्ती ये दोनों जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उनके असिस्टेंट थे, यानी कि उनके साथ ही काम करते थे। तो गोलक शर्मा बताते हैं कि मुझे बस यही जानकारी है कि वो 15 अप्रैल को फाइनली यहाँ से चले गए थे बंगला खाली करके। लेकिन जो जयप्रकाश चक्रवर्ती था वो जब उनकी परेशानी देखकर और बहुत कुछ जब परेशान देखते हैं वो बरदास शर्मा को, तो वो एक राज की बात बताते हैं। और चूंकि जज साहब ने उनको मना कर रखा था इसीलिए वो बता नहीं रहे थे पहले। लेकिन जब काफ़ी परेशान देखते हैं तब वो कहते हैं कि ऐसा है कि जून में मैंने राजखोवा जी को देखा था। वो जो है मेरे घर पे आए थे। चूँकि जो जयप्रकाश के पिता थे उनका नाम था सत्यप्रकाश चक्रवर्ती, वो उनके काफ़ी भरोसेमंद थे, यानी उपेंद्र नाथ राजखोवा के काफ़ी भरोसेमंद थे। तो जयप्रकाश ने बोला कि गौरीपुर में मेरा घर है, मेरे घर पर जज साहब आए थे, मेरे पिताजी से मिले थे, 3 दिन वहाँ पर रुके भी थे और वो जो है एक प्लॉट ढूंढ रहे थे, जमीन ढूंढ रहे थे जिन पर उन्हें आश्रम बनाना था। लेकिन उन्होंने मेरे पिताजी से कहा कि ये बात किसी को बताना मत कि मैं आश्रम के लिए जगह ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास पैसा है, मेरे साथ अनहोनी हो सकती है, मैं बहुत सारा पैसा लेकर घूम रहा हूँ, तो इसीलिए तुम किसी को बताना मत। और 3 दिन यहाँ पर रहे, बहुत सारा उन्होंने ज़मीन भी देखा, प्लॉट भी देखा और उसके बाद फिर वो वहाँ से चले गए। लेकिन जब वहाँ से जाने लगे तो मेरे पिताजी ने पूछा कि अब आप कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने बस यही कहा था कि सिलीगुड़ी में होटल सेवाय है, मैं उसी होटल में ठहरा हुआ हूँ और वहीं पर जा रहा हूँ। अब जब ये बात सुनते हैं बरदास शर्मा साहब, तो फिर उसके बाद वो जाते हैं वहाँ के जो एक थाना होता है, थाने पर जाते हैं, वहाँ के थाना इंचार्ज को लेते हैं और उसके बाद चूँकि वो DIG थे तो उनका जो है काम आसानी से हो जाता है। उसके बाद एक अपने रिश्तेदार को लेते हैं और उसके बाद ये तीनों लोग जाते हैं होटल सेवाएं। वहाँ के रिसेप्शन पर पता करते हैं तो वहाँ पर पता चलता है कि होटल कमरा नंबर 3 में जो है वो राजखोवा साहब ठहरे हुए हैं, इस समय अपने कमरे में ही होंगे। जब ये तीनों लोग ऊपर जाते हैं, होटल के कुछ स्टाफ भी जाते हैं, दरवाज़ा खटखटाया जाता है तो दोस्तों जज साहब अंदर ही थे। उन्होंने ही दरवाज़ा खोला और जब सामने वो अपने साले साहब को देखे, पुलिस वाले को देखे, हैरान रह गए। अब उनके साले साहब जो बरदास शर्मा थे वो बोले
कि ये बताओ कि मेरी बहन कहाँ है, तीनों बेटियां कहाँ हैं और आप यहाँ पर इस तरीके से क्यों हो, क्या बात है। दोस्तों उसके बाद वो कहते हैं कि जो बेटियां हैं वो दार्जिलिंग में हैं, मेरा परिवार दार्जिलिंग में है। वो कहते हैं आप एग्जैक्ट एड्रेस बताइए और कोई फ़ोन नंबर हो तो वो बताइए। फिर वो कहते हैं नहीं वो दिल्ली में है। फिर वो यही बात कहते हैं कि आप एग्जैक्ट एड्रेस दीजिए और उसके बाद हमारे साथ वहाँ पर चलिए। लेकिन दोस्तों अब ना तो वो पता बता पा रहे थे और ना ही जाने के लिए तैयार थे, यानी कि उपेंद्र नाथ राजखोवा उस समय झूठ बोल रहे थे। फिर जब काफ़ी फोर्स करने लगे ये लोग तो उन्होंने कहा कि ऐसे मैं नहीं बता सकता, मुझे एक पेन चाहिए, मैं लिख कर बताऊँगा। उसके बाद उन्हें एक कागज़ दिया गया और पेन दिया गया। उसके बाद दोस्तों वो असमी भाषा में उस पर कुछ लिखना शुरू किए। जो लिखना शुरू किए उस पर लोगों की नज़र थी और जैसे उन्होंने लिखा लोग देखकर एकदम पढ़कर हैरान हो गए। अब दोस्तों राजखोवा साहब जो लिखते हैं उसके अनुसार 10 फरवरी 1970 के दिन उनकी पत्नी फर्श पर फिसल जाती हैं, गिर पड़ती हैं, उनका सर दीवार से लगता है और मौके पर ही उनकी मौत हो जाती है। ये सब चीज़ जो है उनकी बड़ी बेटी जो निर्मली थी वो भी देख रही थी और वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई। बहुत सारा नींद की गोली उसने खा ली, ऊपर डोज ले लिया और उसके बाद उसी रात उसकी भी मौत हो जाती है। वो रात भर अपनी बेटी और पत्नी के लाश के पास बैठे रहे और सुबह जो है जाते हैं घाट पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर, वहाँ से स्टीमर वालों को बुला कर लाते हैं, उन्हें 500 रुपया देते हैं और उसके बाद ले जाते हैं ब्रह्मपुत्र नदी में, दोनों लाशों को बहा देते हैं, उनका विसर्जन कर देते हैं। उसके बाद उन दोनों बेटियों के बारे में पूछते हैं उनका क्या हुआ, तो उनके बारे में लिखते हैं कि 14 फरवरी के दिन मैंने उनको जब यहाँ पर बुलाया तो मैंने उनसे बताया नहीं, वो काफ़ी जिद करने लगी, तो मैं उनसे कब तक छुपाता। पहले मैंने उनसे झूठ बोला कि वो कोकराझार गई हैं, यहाँ गई हैं, वहाँ गई हैं, लेकिन जब वो पूछने लगी तो मैंने बोला कि चलो तुम लोगों को एकांत में बताता हूँ। उसके बाद गाड़ी में बिठाया और लेकर गया ब्रह्मपुत्र नदी के पुल पर और वहाँ पर मैंने बताया कि तुम्हारी माँ और बड़ी बहन के साथ ऐसा हुआ है और इसी नदी में मैंने उनको विसर्जित कर दिया है। अब जैसे ये बेटियां सुनती हैं वो अपना आपा खो देती हैं और नदी में कूदकर वो भी अपनी जान दे देती हैं। अब दोस्तों ये सब सुनकर ये सारे लोग हैरान रह गए, उन्हें ये बात हजम नहीं हो रही थी, लेकिन चूंकि अब ये ऐसा मामला था तो उन्होंने कहा ठीक है जो हुआ सो हुआ, लेकिन आप ये बात जो है चलकर मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज करवाइए। उन्होंने बोला ठीक है मैं तैयार होकर आता हूँ। अब दोस्तों वो अपने कमरे में जाते हैं, बेडरूम में जाते हैं, बेडरूम से लगा उनका बाथरूम था, बाथरूम में जाते हैं और फिर अंदर से कुंडी मार लेते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद जोर जोर से चीखने लगते हैं। जैसे ये लोग दरवाज़ा तोड़ते हैं चीखने की आवाज़ सुनकर तो देखते हैं कि राजखोवा जी जो थे वो उन्होंने अपने पेट में चाकू मार रखा है, वो अपनी जान लेने की कोशिश कर रहे थे। अब दोस्तों ये सब देखने के बाद सारे लोग हैरान। उसके बाद उनको वहाँ से किसी तरीके से सिलीगुड़ी के अस्पताल में पहुँचाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर उनका इलाज करते हैं और कहते हैं अभी आप इनसे कोई पूछताछ नहीं कर सकते। इधर ये लोग आते हैं ब्रह्मपुत्र नदी में और सारा खाक छानने लगते हैं कि आखिर जो लाशें थीं कहीं तो होंगी, वो उनको ढूंढने लगते हैं। लेकिन जो डीआईजी साहब थे, साले साहब थे इनके, बरदा शर्मा जी, उनको ये बात हजम नहीं हो रही थी। वो एक बार फिर अपने स्तर से अब जांच में लग जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन में लग जाते हैं। एक बार फिर बंगले पर जाते हैं और फिर उनके साथ जो काम करते थे, उनके साथ रहने वाले नौकर, प्यून, माली और जो अर्दली वगैरह थे, इन सब से वो पूछताछ करते हैं। तो जो उनके साथ जो उनके नौकर रहने वाले थे, उसी बंगले में सर्वेंट क्वार्टर में रहते थे, उनके साथ हमेशा रहते थे, उनसे पूछताछ करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे जज साहब का ऐसा ऐसा हाल है, उनकी जो पत्नी थी, उनकी जो बेटियां थीं, उनके साथ ऐसा कुछ हुआ, तुम लोगों को पता नहीं चला। अब दोस्तों ये बात सुनकर वो लोग भी हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वो कहते कुछ तो बताओ आखिर वो कैसे रहते थे, क्या करते थे। तब उन लोगों ने जो है जो कहानी बताई। दोस्तों ये कहानी शुरू हो चुकी थी 14 जनवरी 1970 से ही, जब वो रिटायर नहीं हुए थे, क्योंकि वो रिटायर हुए थे 2 फरवरी के दिन। तो उनका एक प्यून था जिसका नाम था बीगन प्रसाद, एक और प्यून था जिसका नाम था मोहम्मद राशिद और एक उनका माली था जिसका नाम था राधानाथ। ये तीनों लोग जो है उनके साथ रहते थे और इसके अलावा भी और एक नौकर था उमेश बैस, ये भी रहता था। तो उन्होंने कहा कि जब वो इस बंगले में आए तो एक पेड़ था जो कि बाथरूम के पीछे ही था, उसकी टहनी बाथरूम के दरवाजे से लग रही थी।
खिड़की से लग रही थी। तो कुछ आवाज़ आ रही थी, तो 14 जनवरी के दिन उन्होंने बिगन प्रसाद से कहा, अपने प्यून से कहा कि जो पेड़ है इसको हटवा दो, इसकी टहनी कटवा दो, और बाथरूम में इसकी जो टहनी है वो घिसती है तो डरावनी आवाज़ आती है। वो जो है फिर मोहम्मद राशिद को बताता है और माली राधानाथ को बताता है। ये तीनों लोग मिलकर उस टहनी को काट देते हैं, लेकिन फिर वो कहते हैं कि नहीं, इस पेड़ को जड़ से ही खोद दो, और ये पेड़ ही ठीक नहीं है। उसके बाद फिर वो जड़ से खोद के, वो काफ़ी मोटा पेड़ था, गिरा देते हैं। जब पेड़ गिर जाता है तो कहते हैं कि यहाँ पर एक बड़ा सा गड्ढा बना दो, क्योंकि यहाँ पर एक पेड़ था तो हम पेड़ ही लगाएंगे, हमको पेड़ लगाना चाहिए, तो गड्ढा बड़ा कर दो। अब दोस्तों वो लोग जज साहब का आदेश मान रहे थे, उन्होंने एक बड़ा सा गड्ढा वहाँ पर खोद दिया। उसके बाद दोस्तों उसके 2 दिन बाद एक और पेड़ था, यानी कि 16 जनवरी को। तो एक पेड़ और था किचन के बगल में, उन्होंने बोला ये पेड़ भी जैसे इसका किया है वैसे इसको भी कर दो, यहाँ पर भी एक गड्ढा खोद दो, नया पेड़ लगाएंगे, ताकि जो नए जज साहब आ रहे हैं इनके चौधरी साहब, उनको कम से कम याद रहे कि कोई यहाँ पर पेड़ लगाया था। दोस्तों वो लोग बोले चलो अच्छी बात है। वो लोग भी उस पेड़ को खोद कर निकाल देते हैं, वहाँ पर भी इस गड्ढे के जैसा एक बड़ा गड्ढा बना देते हैं, और उसके बाद वो रिटायर हो जाते हैं। रिटायर होने के दिन जब सारे लोग, उनके परिवार वाले साथ में आते हैं, तो उनके साथ बंगले में रहने लगते हैं। एक दिन जो है उपेंद्र नाथ राजखोवा जी नहा रहे थे, तभी जो उनकी पत्नी थी पुतनी राजखोवा, उनकी नज़र उस गड्ढे पर जाती है। उन्हें वो गड्ढा बड़ा अजीब लगता है, तो वो उन नौकरों से कह के, जब तक वो नहा रहे थे, वो गड्ढा पटवा देती हैं। और उसके बाद जब वो देखते हैं बाद में गड्ढा की भर गया है, तो अपनी पत्नी पर काफ़ी नाराज़ होते हैं। फिर वो उन लोगों से कह के वो गड्ढा वापस से खुदवा देते हैं उसी तरीके से। अब दोस्तों उसके बाद जब वो रिटायर हो ही गए थे, तो 5-6 दिन उनका परिवार उनके साथ रहता है, लेकिन दोनों जो छोटी बेटियां थीं, उनका कॉलेज चल रहा था। बड़ी बेटी तो एमए कर चुकी थी, उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन दोनों छोटी बेटियों का कॉलेज चल रहा था। तो लोग वापस गुवाहाटी चली जाती हैं, अपने मामा के घर चली जाती हैं, उनका पेपर होने वाला था। अब दोस्तों 8 तारीख को चली जाती हैं। 10 तारीख को माँ सरस्वती की पूजा थी, और वहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था। मेले में राजखोवा भी जाते हैं, उनकी पत्नी और उनकी बड़ी बेटी भी जाती है, स्टाफ के लोग भी जाते हैं, और उसके बाद ये लोग मेला देखकर वापस आते हैं। और उसके बाद कुछ स्टाफ वाले घर चले जाते हैं, सर्वेंट जो होते हैं वो सर्वेंट क्वार्टर में चले जाते हैं। और 8 बजे वो देखते हैं, जो बिगन प्रसाद था वो देखता है कि वहाँ पर कुछ लकड़ियाँ उन्होंने उसी गड्ढे के बगल में जला रखी है, वो जो है ताप रहे हैं, और कुछ ही देर में जो है उनकी पत्नी और बेटी भी आ जाती है। और ये चीज़ जो बिगन प्रसाद देखते हैं, फिर कहते हैं होगा कोई बात। उसके बाद दोस्तों वो अपना सो जाते हैं। लेकिन जब सुबह 11 फरवरी की सुबह होती है, तो बिगन प्रसाद आता है और कहता है, जब नहीं देखता कि उनकी पत्नी कहाँ है और छोटी उनकी बड़ी बेटी कहाँ है, पूछता है कि दोनों मालकिन कहाँ गई, तो ये बताते हैं कि एक रिश्तेदार की तबीयत खराब हो गई थी, वो लोग कोकराझार चले गए हैं, मैंने ही उनको सुबह सुबह बस स्टैंड तक छोड़ के आया हूँ। अब इस पर बिगन प्रसाद हैरान हो जाता है, क्योंकि उनको 24 घंटे ड्राइवर भी उपलब्ध था और भी नौकर चाकर थे, किसी से भी छुड़वा सकते थे, खुद क्यों गए छोड़ने। फिलहाल वो उसके बाद अपने कामों में लग जाता है, बाजार चला जाता है। बाजार से आने के बाद वो आकर देखता है कि जो बाथरूम से पाइप जा रहा था उससे लाल रंग का पानी गिर रहा है, और खुली नाली में वो पानी जा रहा है। वो पानी देखता है तो उसके बाद ऊपर आता है, और ऊपर आने के बाद देखता है कि बाथरूम में राजखोवा साहब कपड़े धो रहे थे। इससे पहले कभी उन्होंने कपड़े धोए नहीं थे, ये सारा काम नौकर ही करते थे। लेकिन वो एक लाल कलर का चद्दर और तकिए का खोल धो रहे थे, साथ में एक पैजामा और एक शर्ट धो रहे थे। बिगन प्रसाद पूछता है कि आप ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा क्या करूँ, रिटायर हो गया, मन नहीं लगता, इसीलिए सोचा यही काम कर लूँ। अब चूंकि चद्दर का रंग लाल था, तकिए के कवर का भी रंग लाल था, तो उसने सोचा शायद इसी के कलर छूट रहे हों, और उसके बाद फिर वो जो है वो वहाँ से चला आता है। अब दोस्तों उसी 11 फरवरी के दिन उनका एक और जानकार उनसे मिलने आ जाता है। तो वो अपनी पत्नी के साथ आया था, पत्नी को बाथरूम जाना था। जब वो जाने लगी तो जज साहब ने कहा कि बेडरूम के अटैच जो बाथरूम है उसमें मत जाना, क्योंकि वो बहुत गंदा है, किसी और वॉशरूम में चले जाना। उसके बाद दोस्तों वो किसी और वॉशरूम में जाती हैं, और फिर आने के बाद चली जाती हैं। उसके बाद उसी दिन एक प्लम्बर आता है बंगले में काम करने के लिए। उसने देखा कि जज साहब वो जो मिट्टी था गड्ढे पे उसी को बराबर कर रहे थे। अब दोस्तों फिर जो है कुछ दिन बीतता है, वो दिन आता है 14 फरवरी का,
जब वो अपनी बेटियों को जिद करके अपने साले साहब से कहते हैं कि नहीं उनको भेज दो यहाँ पर। वो कहते हैं कि इनका पेपर है, लेकिन ये कहते हैं कोई बात नहीं, आप उन दोनों को भेज दीजिए, हमें दार्जिलिंग जाना है। अब दोस्तों जब वो बेटियां आती हैं तो खुद ये उनको बस स्टैंड तक जाते हैं लेने, और बस स्टैंड से लेकर जब बंगले पर आते हैं तो बेटियां पूछती हैं कि माँ और बड़ी बहन कहाँ है। अब वो कहते हैं कि वो लोग तो कोकराझार गए हैं, लेकिन दोस्तों अब स्टाफ के सारे लोग जानते थे कि वो लोग तो गुवाहाटी गए हैं। ये लोग वहीं बोल पड़ते हैं कि आप तो कह रहे थे कि साहब कि वो मालकिन और जो बेटी है बड़ी वो तो गुवाहाटी गए हैं, लेकिन अब वो ये कैसे कहते कि वो गुवाहाटी गई हैं, क्योंकि जो है वहाँ से दोनों बेटियां वापस ही आई थी। तो कहते हैं कि हाँ निकली थी गुवाहाटी के लिए, लेकिन रास्ते से उन्हें कोकराझार जाना पड़ा। फिलहाल दोस्तों ये बात भी यहीं पर ख़त्म हो गई। अब दोस्तों इसके बाद 10 दिन और बीत जाते हैं। 25 फरवरी का दिन आ जाता है। सुबह 10 बजे तक दोनों बेटियां उसी बंगले में थीं, और उसके बाद 25 फरवरी की दोपहर को बिगन प्रसाद देखता है कि एक काली रंग की गाड़ी आती है, और उसके ड्राइवर से कुछ जो है राजखोवा साहब बात कर रहे हैं। उसके बाद वो गाड़ी भी चली जाती है। शाम को 4:30 बजे जब वो बिगन प्रसाद आते हैं, कहते हैं कि बेटियां कहाँ पर हैं, तो कहते हैं कि बेटियां तो चली गई वापस गुवाहाटी, और साथ ही मुस्कुराते हैं। ऐसे लगता है कि जैसे उनका कोई बहुत बड़ा काम हो गया है। तो बिगन प्रसाद भी इतना ध्यान नहीं देता है, और उसके बाद जो है वो अपने सर्वेंट क्वार्टर आ जाता है सारा कुछ काम करके। लेकिन दोस्तों जब 26 फरवरी को किचन के पीछे वाले गड्ढे को देखता है तो वो गड्ढा भी भर चुका था। अब वो जज साहब से पूछता है कि आप ये गड्ढा कब भरा और किसने भरा, तो कहते हैं कि मैंने ही भरवा दिया, बाहर से मजदूर लाके भरवा दिया। इसलिए भरवा दिया कि जो है कोई इसमें गिर सकता था, कोई जानवर भी गिर सकता था, और नए पौधे आने में देरी है। यानी वही पिछले गड्ढे वाली कहानी इस गड्ढे के लिए भी बता दी। बिगन प्रसाद जो है वो संतुष्ट हो जाता है। और उसके बाद 25 फरवरी से लेकर दोस्तों वहाँ पर वो पूरा मार्च रहे। 13 अप्रैल को वो जो है अपने साले को खत लिखते हैं। इस बीच साले साहब जो है इनको कई बार कॉल किए, लेकिन इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अब दोस्तों ये सब जानने के बाद शर्मा साहब कुछ दिन बैठ गए, उनके ठीक होने का इंतजार करने लगे। फाइनली 7 अगस्त को डॉक्टरों ने कहा कि अब जो है आप राजखोवा जी से स्टेटमेंट ले सकते हैं। अब दोस्तों 7 अगस्त को उनसे पूछताछ की जाती है, और सारा कुछ उनके स्टाफ ने जो कहा था ये सब भी बताया जाता है। तो समझ जाते हैं कि अब ज़्यादा घुमाना फिराना ठीक नहीं है। दोस्तों पूरी कहानी बता देते हैं कि उन्होंने अपनी पत्नी और बड़ी बेटी को मारकर, एक उनका नौकर था उमेश बैस, उसकी मदद से उसी गड्ढे में दफना दिया। और उसके बाद 25 फरवरी के दिन यानी कि 15 दिन बाद अपनी उन दोनों बेटियों को भी मारकर उसी गड्ढे में दफना दिया। अब दोस्तों पूरा मामला साफ हो गया था। ये सब कहने के बाद मजिस्ट्रेट के सामने भी यही बयान देते हैं। उसके बाद 12 अगस्त को उनको गिरफ्तार किया जाता है। 13 अगस्त को उस नौकर उमेश बैस को भी गिरफ्तार किया जाता है। उमेश बैस ने बताया कि हाँ उस कंपाउंड में और भी कुछ चीज़ें दबाई गई हैं, जिसके निशानदेही पर जगह जगह गड्ढे खोदे गए तो कहीं कपड़े और कहीं सैंडल मिलते हैं। उसके अलावा उन जज साहब के 2 कोट भी मिलते हैं जिस पर रक्त के अंश पाए जाते हैं, जो कि उनकी पत्नी और बेटियों के ही थे। अब दोस्तों उन पर चार्जशीट फाइल होती है। फाइनली उन पर मुकदमा चलना था, लेकिन इसी बीच वो जो है जेल में बंद थे, और वहाँ पर भी अपनी जान लेने की कोशिश करते हैं। मेंटली खुद को डिस्टर्ब दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जांच में पाया जाता है कि जज साहब बिल्कुल ठीक हैं और बचने के लिए ये सब कर रहे हैं। फाइनली उन पर मुकदमा चलता है। उनसे पूछताछ की जाती है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन दोस्तों उन्होंने कभी कबूला नहीं। और फाइनली 27 जनवरी 1974 को जिस कोर्ट में वो खुद फैसला सुनाते थे, उसी कोर्ट में उन पर मुकदमा चला और फैसला सुनाया गया 27 जनवरी 1974 को कि इन्हें फांसी की सजा दी जाती है। लेकिन उमेश बैस को जो है बाइज्जत बरी किया जाता है, क्योंकि इसके फिर खिलाफ कोई सबूत नहीं थे। अब दोस्तों 55 लोगों की गवाही हुई थी, कोई चश्मदीद नहीं था, कोई आई विटनेस नहीं था, लेकिन फिर भी यह साबित हो चुका था कि इन्होंने ही सारा कुछ किया है। लेकिन इन्होंने इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट में भी इन्हें वही सज़ा जो यहाँ पर मिली थी वही बरकरार रखी गई, लेकिन वहाँ पर जो उमेश बैस को यहाँ पर छोड़ दिया गया था उसे भी उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, वहाँ पर भी यही दोनों चीज़ें बरकरार थीं, एक को फांसी एक को उम्र कैद। उसके बाद दोस्तों आखिरी चारा जो बचा था वो राष्ट्रपति के पास मर्सी पिटीशन दाखिल किया जाता है, दया याचिका,
जहां से वो भी खारिज हो जाता है, यानी कि अब इनके बचने का कोई रास्ता नहीं बचता है। लेकिन अंत तक इन्होंने ना हो पुलिस के सामने और ना ही जज साहब के सामने इन्होंने कभी कबूला कि आखिर उन्होंने ये जुर्म क्यों किया, ऐसा उन्होंने क्यों किया। लेकिन दोस्तों, बिना मकसद के एक शातिर अपराधी भी ऐसा काम नहीं करता है कि जज साहब ने जैसा काम कर दिया था, वो भी अपने परिवार के साथ। अंत में दोस्तों, फांसी पर जो है 14 फरवरी 1976 के दिन सुबह 6 बजे ही जोरहट जेल के अंदर उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। लेकिन अंत समय तक भी उन्होंने नहीं कबूला कि उन्होंने ये क्यों किया, उनका उद्देश्य क्या था। लेकिन दोस्तों, मैंने बहुत सारी इसमें वीडियो, एक दो वीडियो देखी थी, मैं भी किसी ने नहीं बताया कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। लेकिन दोस्तों, मेरे दिमाग में कुछ सवाल आए। मैंने सोचा शायद उनकी बेटी का किसी से अफेयर रहा हो और उन्होंने अपनी पत्नी को जिम्मेदार माना हो, इसीलिए अपनी पत्नी के साथ साथ उस बेटी को ख़त्म कर दिया हो। और जब दोनों बेटियों को इस बात का पता चला हो तो उन्होंने पापा के खिलाफ बगावत कर दी हो और इसीलिए उनको भी उन्होंने मार दिया हो। लेकिन दोस्तों, ये बात नहीं थी। दोस्तों, जब मैंने कमेंट पढ़ा तो कमेंट में कुछ लोगों ने जो बात लिख रखी थी उसे पढ़कर मैं हैरान हो गया। उसके अनुसार जो उनकी पत्नी थी दोस्तों, उनका किसी से अफेयर था और जो तीनों बेटियां थीं वो भी उनकी संतान नहीं, किसी और की संतान थी। और जब ये बात राजखोवा साहब को पता चली, बहुत दिन बाद पता चली, तो वो जो है खुद को संभाल नहीं पाए, बर्दाश्त नहीं कर पाए और फिर उनके खात्मा का वो जो है प्लान करने लगे और अपने रिटायरमेंट के बाद ही उन्होंने ये सारा काम कर दिया। लेकिन रिटायरमेंट से पहले ही, यानी कि 14 जनवरी से उन्होंने गड्ढे वगैरह खुदवा लिए। अब दोस्तों, ये कहानी, ये बात सही है गलत है ये मैं नहीं जानता, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता। लेकिन बहुत सी ऐसी जगह पर मैंने जब ये बातें पढ़ी तो यही बात सामने आई। और दोस्तों, वाकई में कुछ बात तो ऐसी थी कि जिसे जज साहब बता नहीं पाए, क्या पता यही बात रही हो। लेकिन दोस्तों, क्या यही बात थी? अगर आपके भी समझ में आए कि क्या बात थी, कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये रही कहानी। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आखिर क्या बात रही होगी। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।